Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the pension payment system के perspective से है। स्टूडेंट्स, यूनियन लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा सेंट्रलाइज जो पेंशन पेमेंट सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में कुछ रिफॉर्म्स हैं उनको प्रपोज किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें इस पेमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि जो 78 लाख पर्सनस हैं उनके द्वारा अपना जो पेंशन है वो रिसीव किया जाता है सेंट्रलाइज जो पेंशन पेमेंट सिस्टम है उसके थ्रू में। स्टूडेंट्स, इस पेमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग में कुछ लूप होल्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं कि कुछ सिलेक्टेड जो बैंक्स है उसके अंदर आपका जो अकाउंट है वो होना चाहिए। ब्रांच के रिगार्डिंग में भी जो रेस्ट्रिक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा सेंट्रलाइज जो पेंशन पेमेंट सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, इन सभी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिफॉर्म करने के रिगार्डिंग में, सभी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिजोल्व करने के पर्सपेक्टिव से ईपीएफओ के द्वारा सेंट्रलाइज आईटी एनेबल सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट, सेंट्रलाइज जो आईटी एनेबल सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो आप देखिए कि यहाँ पे किसी भी रेस्ट्रिक्शन के थ्रू में किसी भी बैंक किसी भी अकाउंट के अंदर जो पेमेंट है वो रिसीव हो सकता है पेंशनर का, और यहाँ पे आपको जो ब्रांच रिगार्डिंग जो रेस्ट्रिक्शंस है वो भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। आधार एनेबल जो पेमेंट सिस्टम है जो कि आपको मनरेगा के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो आप देखिए आधार एनेबल जो पेमेंट सिस्टम है उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस सेंट्रलाइज जो आईटी एनेबल पेमेंट सिस्टम है उसी के थ्रू में। तो स्टूडेंट्स, ये पेंशन सिस्टम के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे डिस्कस किया, कुछ रिफॉर्म्स को प्रपोज किया गया है, पेमेंट को किस तरीके से कैरी आउट करना है और जो भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है उनको रिजोल्व करने के बारे में। आप देखिए कि रिसेंटली जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है उसको भी प्रपोज किया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो बेसिकली अश्योरेंस ऑफ पेंशन है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। उसके अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा जो ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पेंशन सिस्टम के पर्सपेक्टिव से उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है इसका तो डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर से होना चाहिए, और इस तरीके से जो रिफॉर्म्स लिए गए हैं उनको आप अपने आंसर के अंदर कहीं पे कोट कर सकते हो अगर पेंशन सिस्टम के रिगार्डिंग में, और या पेंशन का जो डिलीवरी सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें नागालैंड के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि स्टूडेंट्स नागालैंड के अंदर एक कॉमर्शियल सिटी है दीमापुर है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कैपिटल सिटी के पर्सपेक्टिव से वो नागालैंड का कोहिमा है। तो स्टूडेंट, दीमापुर एंड कोहिमा को जो कनेक्ट करने वाला रोड है जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप देखिए कि लैंडस्लाइड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है जिसके अंदर 6 पर्सन है उनका डेथ हुआ। काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है वो नेशनल हाईवे नागालैंड को कनेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से। तो अगर हम डिस्कस करें लैंडस्लाइड के पर्सपेक्टिव से तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारी कंट्री का जो काफ़ी सारा ऐसा एरिया है जिसमें आपको टोटल लैंड का जो 12% एरिया है वो जो लैंडस्लाइड अफेक्टेड देखने के लिए मिलता है। कुछ दिन पहले हमने केरल के वहाँ पे लैंडस्लाइड का जो इंसिडेंट है उसके बारे में रीड किया था। आप देखिए कि केरल का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वायनाड का जो एरिया है वहाँ पे जो लैंडस्लाइड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। तो हमारा जो कोंकण का जो एरिया है ये भी आप देखिए कि यहाँ पे लैंडस्लाइड के जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वहाँ पे भी आपको लैंडस्लाइड के जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। क्या स्टूडेंट्स, हमारा जो ईस्टर्न घाट का जो एरिया है वहाँ पे भी आपको लैंडस्लाइड के इंसिडेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के वहाँ पे सिचुएटेड है अराकू वैली। अराकू वैली के वहाँ पे जो इंसिडेंट्स है वो काफ़ी बार सामने आते हैं। अराकू वैली वैसे कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इंडिया के अंदर कौन कौन सा कॉफ़ी है वो पाया जाता है, जैसे कि रोबस्टा कॉफ़ी है, अराकू वैली का जो कॉफ़ी का जो प्रोडक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और हमारा जो कॉफ़ी का जो कमीशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है, जैसे कि आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा 2022 के प्रीलिम्स के अंदर में टी बोर्ड के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो आपको कॉफ़ी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना। जैसे अभी हमने केरल के बारे में डिस्कस किया, तो आप देखिए कि केरल के वहाँ पे एक कोटायम नाम की जगह है जहाँ पे आपको रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो वेस्टर्न घाट का एरिया है कोंकण का जो एरिया है वो लैंडस्लाइड अफेक्टेड है। ईस्टर्न घाट के अंदर में जो अराकू वैली का एरिया है आंध्र प्रदेश के, वहाँ पे इंसिडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट के जो मैक्सिमम स्टेट्स है वहाँ पे लैंडस्लाइड के जो केसेज हैं वो सामने आते हैं, और हमारे जो हिमालयन सिस्टम है स्पेशली जो नॉर्दर्न पार्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम का एरिया है, और इसके अलावा आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख का एरिया है, वहाँ पे भी लैंडस्लाइड के जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। उसके बिहाइंड में रीजन क्या है कि हमारा जो हिमालयन सिस्टम है वो फ्रेजाइल स्टेट के अंदर में है।
फ्रेजाइल स्टेट में किस तरीके से है, आप देखिए कि कंटिन्यूस इंडियन प्लेट के द्वारा यूरेशियन प्लेट को जो पुश है वो किया जाता है, उसकी वजह से आपको अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, इस तरीके के इंसिडेंट्स वो देखने के लिए मिलते हैं। अभी जो इंडियन प्लेट है वो एक्टिव स्टेट के अंदर में है, उनके द्वारा कंटिन्यूस यहाँ पे पुश का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। लैंडस्लाइड का कितना एरिया हमारा अफेक्टेड है, 12% जो लैंड एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, वो आपको लैंडस्लाइड अफेक्टेड है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, हमने नागालैंड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया। आप देखिए कि लैंडस्लाइड के इंसिडेंट की वजह से पीपल्स के अंदर जो पैनिक का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। हो सकता है कि पता नहीं आने वाले कितने दिनों के अंदर में जो नॉर्मलाइजेशन है उसको वहाँ पे रिस्टोर किया जा सके। स्टूडेंट्स, अगर हम नागालैंड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। आप देखिए कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को हम रीड करते हैं काफ़ी बार, फजल अली कमेटी आता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में हमारे जो स्टेट्स हैं उनको क्रिएट कर दिया गया, जो पहले आपको A, B, C एंड D कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो 16 स्टेट्स हैं और आप देखिए कि 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको वहाँ पे क्रिएट किया गया था। स्टूडेंट्स, उसके लेटर फेज के अंदर में आपको जो गुजरात स्टेट है वो देखने के लिए मिलेगा। बॉम्बे स्टेट को बाइफरकेट किया गया, बॉम्बे को महाराष्ट्र के रूप से कन्वर्ट कर दिया गया और गुजराती स्पीकिंग पर्सन्स के लिए गुजरात स्टेट है उसको 1960 के समय क्रिएट किया गया। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो गोवा है, गोवा के अलावा जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी के अलावा जो दमन एंड दीव का जो एरिया है उनको ऐड किया गया। पुडुचेरी को ऐड किया गया था 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडिया के अंदर में। उनको आप देखिए कि जो इंडिपेंडेंस वो तो दिला दिया गया था, बट लेटर फेज के अंदर उनको ऐड किया जाता है। वहाँ से उस समय तक वो वहाँ पे जो लोकल जो पर्सन्स हैं उसके द्वारा उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैरी किया गया था, जब तक उनको फुली फ्लेज इंडिया के अंदर नहीं ऐड किया गया। उसके बाद में स्टूडेंट्स, ग्रेटर नागालिंगम मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा 1963 के समय में। डॉक्टर फीजो के लीडरशिप के अंदर वो ग्रेटर नागालिंगम मूवमेंट हुआ करता है, उसी के थ्रू जो नागालैंड है उसको क्रिएट किया गया था 1963 के समय में। तो नागालैंड आपको फर्स्ट, आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स के नाम आपसे दे दिए जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो पहले यूटी हुआ करते थे, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो यूटी नहीं, डायरेक्ट उनको स्टेट है वो बनाया गया है। तो नागालैंड उसका एग्जाम्पल है, पहले यूटी नहीं डायरेक्ट स्टेट के रूप से उसको सेटअप किया गया 1963 के समय में। अब ये नागालैंड के बारे में हमने रीड किया, वो लैंड अफेक्टेड एरिया है, लैंडस्लाइड के जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो नागालैंड का जो नेशनल पार्क है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्या नागालैंड के वहाँ पे कोई नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है? नटांगी नाम का एक नेशनल पार्क है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नटांगी नाम का जो नेशनल पार्क है वो नागालैंड के वहाँ पे सिचुएटेड है। क्या स्टूडेंट्स, नागालैंड के वहाँ पे रामसर साइट्स भी हैं? क्या हमारा कोई रामसर साइट है वो भी सिचुएटेड है क्या नागालैंड के वहाँ पे? स्टूडेंट्स, जब भी हम नागालैंड के बारे में रीड करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, जो हमारे 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनके बारे में रीड करते हैं, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के जो 4 स्टेट्स हैं वहाँ पे जो रामसर साइट हैं, और 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको कोई भी रामसर साइट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे रामसर साइट है? सपोज सबसे पहले आप देखिए कि आसाम है। आसाम के अंदर में कौन सा रामसर साइट है? दीपोर बेल है। दीपोर बेल है वो आपको फर्स्ट रामसर साइट है वो देखने के लिए मिलता है आसाम के वहाँ पे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें त्रिपुरा के पर्सपेक्टिव से, त्रिपुरा के वहाँ पे रामसर साइट का नाम है वो क्या है? रुद्र सागर है। रुद्रा सागर है वो त्रिपुरा के वहाँ पे सिचुएटेड है। त्रिपुरा के अलावा आप देखिए कि मणिपुर जो कि न्यूज के अंदर में है, वहाँ पे आपको कैबुल नाम जो नेशनल पार्क का जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। लोकटक लेक, लोकटक लेक यहाँ पे रामसर साइट है। कैबुल नाम जो आप देखिए कि वहाँ पे संगाई डियर भी मिलते हैं जिनको कि हम डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। फुमडीज का प्रेजेंस हुआ करता है वहाँ पे। फुमडीज मीन्स आप देखिए कि फोशियल्स जो बेसिकली आपको फ्लोटिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे कैबुल लामजो पार्क के अंदर में। नेक्स्ट, अगर हम डिस्कस करें मिजोरम, मिजोरम के वहाँ पे जो रामसर साइट है वो सिचुएटेड है, जिसका नाम है पाला वेटलैंड है। पाला वेटलैंड है जो रामसर साइट है। तो 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे रामसर साइट है। आसाम के अंदर में है, त्रिपुरा के अंदर में है, मणिपुर के वहाँ पे है, मिजोरम के वहाँ पे है। कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे आपको रामसर साइट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा? आप देखिए कि यहाँ पे रामसर साइट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे रामसर साइट है वो नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा जो नागालैंड है वहाँ पे भी जो रामसर साइट है वो नहीं है। नागालैंड के वहाँ पे भी रामसर साइट नहीं है। मेघालय एंड सिक्किम के वहाँ पे भी जो रामसर साइट है वो नहीं है। मेघालय
एंड सिक्किम के वहाँ पे भी जो रामसर साइट है वो नहीं है। सिक्किम के बारे में यहाँ पे हमने रीड किया। सिक्किम के बारे में आपको एक ज़रूर से पता होना चाहिए, यूनेस्को का जो मिक्स कैटेगरी है उसके अंदर जो कंचनजंगा का जो एरिया है वो आप देखिए कि मिक्स कैटेगरी के अंदर इंडिया का साइट है यूनेस्को के वहाँ पे। तो ये रामसर साइट के बारे में नागालैंड के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया था। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है, आप देखिए कि कैपिटल सिटी क्या है नागालैंड का, कोहिमा इसका कैपिटल सिटी है। 1944 के समय में जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को रीड करते हो, 1944 के समय में आपको एक बैटल ऑफ कोहिमा है वो देखने के लिए मिलेगा। इसी बैटल ऑफ कोहिमा के एक पार्ट के अंदर में आपको बैटल ऑफ टेनिस कोर्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। बैटल ऑफ जो टेनिस कोर्ट है उसको भी वहाँ पे लड़ा गया था। तो 1944 का ये जो बैटल ऑफ कोहिमा है इसके बारे में आप देखिए कि 1-2 लाइन्स के अंदर में आप कुछ लिख देना अगर आपको पता हो, या आपको नहीं पता है तो आपकी बुक से रीड करना, गूगल करके इसको रीड करना, पर आपको इसको रीड जरूर से करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें हरियाणा का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे इलेक्शंस हैं, और आप देखिए कि सिविल सोसाइटी ग्रुप हैं, एनजीओज हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनके द्वारा अपना एक ग्रीन मैनिफेस्टो है उसको लाने के बारे में डिस्कस किया गया है। क्या स्टूडेंट्स हरियाणा के वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया का प्रेजेंस है? आप देखिए कि फॉरेस्ट एरिया का तो प्रेजेंस है। हरियाणा में काफ़ी कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे कि मोरनी हिल्स का एरिया है, जो सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा है वहाँ से अरावली है वो पास करती है। अगर हम अरावली रेंज के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि अरावली रेंज का जो 80% पार्ट है, जो 80% पार्ट है वो तो आपको राजस्थान के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो 20% पार्ट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? सबसे पहले गुजरात जहाँ से ओरिजिनेट करता है, हरियाणा जहाँ से वो राजस्थान के बाद में एंटर करता है, और आप देखिए हरियाणा के बाद में दिल्ली का भी एरिया है। इन तीनों स्टेट्स के अंदर में जो 20% अरावली का जो एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 80% एरिया है वो राजस्थान के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स अरावली का जो कंजर्वेशन, अरावली को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि इलीगल माइनिंग्स है वहाँ पे, हरियाणा के अंदर में एक मूवमेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा फरीदाबाद एंड गुरुग्राम का जो एरिया है वहाँ पे, कि अरावली को प्रोटेक्ट करना है, अरावली को बचा के रखना है, वो हमारा हेरिटेज एक आप देखिए नेचुरल हेरिटेज का एक पार्ट है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का एक ग्रीन मैनिफेस्टो है वो लोगों के द्वारा सजेस्ट किया जाएगा वहाँ पे हरियाणा के वहाँ पे। अब आप देखिए कि हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में रीड करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ टूल्स हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स कौन कौन से हैं? रेफरेंडम है, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग में रेफरेंडम है उसको कैरी किया जा सकता है। जैसे कि हमारा इन्वायरमेंटल सेक्टर के अंदर फर्स्ट रेफरेंडम है वो आपको नयामगिरी हिल्स के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिला था। वेदांता का जो बक्साइट के रिगार्डिंग में प्लांट है 2013 के समय में, और वहाँ के लोगों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था कि प्लांट यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। प्लेबीसाइट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, प्लेबीसाइट क्या है? किसी भी लैंड एरिया के रिगार्डिंग में इसको कंडक्ट किया जाता है प्लेबीसाइट को, कि किसी टेरिटोरी को इंडिया के अंदर ऐड करना है, या आप देखिए कि किसी टेरिटोरी के जो पर्सनस हैं उनके द्वारा डिमांड किया जाए कि हमको इस स्टेट के अंदर आप ऐड कीजिए। तो प्लेबीसाइट आपको बेसिकली लैंड एरिया के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक और टूल है इनिशिएटिव, कि यहाँ पे लोगों के ही द्वारा जो बिल है उसको प्रपोज किया जाता है और लेजिस्लेचर के द्वारा उस बिल को पास किया जाता है। तो क्या स्टूडेंट्स ये इनिशिएटिव का पार्ट है? क्या यहाँ पे मैनिफेस्टो सजेस्ट करना, ग्रीन मैनिफेस्टो लोगों के द्वारा, सिविल सोसाइटी के द्वारा, क्या ये इनिशिएटिव का पार्ट है? तो स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो रहे ही नहीं। आप देखिए कि इंडिया के अंदर आपको जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अगर कोई इंस्टीट्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है वो आपको ग्राम सभा है। ग्राम सभा है जिसमें लोगों के द्वारा जो फैसले हैं वो किए जाते हैं। तो ग्राम सभा आपको एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन देखने के लिए मिलेगा जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वन ऑफ द एग्जाम्पल है हमारे ग्रास रूट लेवल के वहाँ पे। इस इनिशिएटिव के अलावा आप देखिए कि रिकॉल का भी एक कॉन्सेप्ट है। किसी पर्सन को प्रपोज किया गया, इस पोस्ट के ऊपर आप रहोगे, आप हमारे चीफ मिनिस्टर या हमारे लेजिस्लेचर रहोगे, तो उसके उनको जब यहाँ से रिमूव करना है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर में, तो आपको एक रिकॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये 4 टूल हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। स्विट्जरलैंड के वहाँ पे ये है, हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है। तो ये हमने ग्रीन मैनिफेस्टो के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भी अपना मैनिफेस्टो है वो निकाला जाता है, बताया जाता है हम ये रिफॉर्म्स है वो लेके आएंगे। क्या मैनिफेस्टो के अंदर जो बात बताई गई है वो पॉलिटिकल पार्टीज को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है? तो स्टूडेंट्स उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो जरूरी नहीं है। ये तो बेसिकली वोटर्स को अपना एक पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से प्रपोज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक फ़ोटो है। फ़ोटो के अंदर में आप देखें कि हमारा जो
इंडियन एयरफोर्स है उनके द्वारा एक एक्सरसाइज को कैरी किया जाता है। तरंग शक्ति नाम का एक्सरसाइज है 2024 का, जिसका जोधपुर के अंदर में इस एक्सरसाइज का जो फोटो है वो शो किया गया। स्टूडेंट, तरंग शक्ति जो एक्सरसाइज है वो किस कंट्री के साथ में इंडिया का जो एयरफोर्स के जो पर्सन है वो कंडक्ट करते हैं। तो आप देखिए कि एक कंट्री नहीं है, काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा तरंग शक्ति के अंदर पार्टिसिपेट किया गया है। तो नाम आपको पता होना चाहिए, तरंग शक्ति। हो सकता है यूपीएससी के द्वारा, अगर आप सीडीएस एंड सीएपीएफ के जो पेपर्स हैं वो देते हो, यूपीएससी के द्वारा ही जो कंडक्ट होते हैं, उसके अंदर में एक्सरसाइज के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो तरंग शक्ति किसका है? एयरफोर्स के रिगार्डिंग में है। और आप देखिए कि तरंग शक्ति के अंदर में मल्टी जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो पीएम सर हैं ब्रुनई के लिए यहाँ पे गए हैं। तो ब्रुनई के अंदर में आप देखिए कि हमारे जो रिलेशन वो काफ़ी सही हैं ब्रुनई के साथ में। वहाँ से हमारे द्वारा एलएनजी है वो ख़रीदा जाता था, बट देखिए कि रसिया के द्वारा जब कंसेशन के थ्रू जो एलएनजी है वो प्रोवाइड किया गया, लिक्विड नेचुरल गैस, उसके बाद में हमारा जो ट्रेड है वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट जो नेशंस हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट जो एशियन नेशन है, आसियान नाम का जो ग्रुप है, इसके अंदर 10 कंट्री हैं। और आप देखिए कि ब्रुनेई नाम का जो कंट्री है उसी के साथ हमारा सबसे कम जो बेसिकली जो ट्रेड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, इंडियन पीएम के द्वारा वहाँ पे चाइना का जो एक्सपेंशन का जो पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एक स्टेटमेंट है वो दिया गया है कि इंडिया हमेशा डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट का एंडोर्सर रहा है। इंडिया के द्वारा डेवलपमेंट को एंडोर्स किया गया है। और आप देखिए कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जिनके द्वारा टेरिटोरियल सोवरेनिटी है उसका रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। वहाँ पे चाइना का जो एक्सपेंशन का जो पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग में ये स्टेटमेंट है वो दिया गया है। इंडिया के द्वारा यूएन क्लोज जो 1982 का है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी के रिगार्डिंग में जो कन्वेंशन है उसके जो प्रोविजंस है उसके रेस्पेक्ट के बारे में, जो मेरीटाइम जो यहाँ पे टेरिटरी है उसके रेस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप देखिए अगर हम ब्रुनई के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो ये कम्प्लीटली इंडो पैसिफिक का जो मिडिल पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। जो हमारा जो साउथ चाइना सी है, जो साउथ चाइना सी है उसका भी आपको ये जो स्टेक होल्डर है, जो डोमिनेंट क्लाइमेट स्टेट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली क्या है, साउथ चाइना सी के साथ अपना जो टेरिटरी है वो शेयर करता है। कौन कौन से कंट्रीज हैं जो साउथ चाइना सी के साथ अपना जो टेरिटरी है वो शेयर करते हैं? स्टूडेंट्स, ब्रुनई तो यहाँ पे है ही। आप देखिए कि चाइना है, चाइना और फिलीपाइंस का आपने कंटिन्यूस जो कन्फ्लिक्ट है वो देखा होगा। चाइना एंड फिलीपाइंस का जो कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है, तो चाइना है, फिलीपाइंस है, इसके अलावा मलेशिया है, मलेशिया के अलावा वियतनाम है। तो मलेशिया एंड वियतनाम है वो भी यहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि ब्रुनई का एक इम्पोर्टेंट लोकेशन होने की वजह से जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा अपने जो रिलेशंस है वो सेटअप किए गए हैं। चाइना के द्वारा इस कंसर्न को देखते हुए ब्रुनई के साथ अपने जो रिलेशंस है उनको स्ट्रेंथन किया गया, ट्रेड को बूस्ट किया गया है पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स के अंदर में। तो ब्रुनई के पर्सपेक्टिव से था। हमारे पीएम ब्रुनई के बाद में जो नेक्स्ट मीटिंग है वो सिंगापुर के लिए गए हैं। सिंगापुर के वहाँ पे सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर का जो इंडस्ट्री है उसके अंदर आपको जो सिंगापुर का जो पोजीशन है वो देखने के लिए मिलता है। अच्छा, उनका वहाँ पे जो वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आईएलओ के द्वारा एक रिपोर्ट है वो पब्लिश किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम आईएलओ का जो रिपोर्ट है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल आउटलुक इस रिपोर्ट का नेम है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक इस रिपोर्ट का नाम है। ये जो रिपोर्ट का जो नाम है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो रिपोर्ट का नाम आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक है, किसके द्वारा निकाला जाता है? आईएलओ के द्वारा। आईएलओ कहाँ पे सिचुएटेड है? आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है और 1919 के समय इसको सेटअप किया गया था। अब आप देखिए कि ये रिपोर्ट हुआ, रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है कि इनइक्वलिटी है वो इंक्रीज हुआ है। इनइक्वलिटी इंक्रीज हुआ है, जो शेयर है लेबर और इनकम का जो शेयर है वो आप देखिए कि स्टैग्नेंट सिचुएशन के अंदर बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरीके से यूज इंक्रीज हुआ है, इनकम और लेबर का जो शेयर है वो यहाँ पे कंटिन्यूस स्टैग्नेंट सिचुएशन के अंदर में है। जो लार्ज शेयर ऑफ यूथ है वो कम्प्लीटली आज भी देखिए कि आउट है। एम्प्लॉयमेंट का जो स्पेयर है उससे आउट आपको जो लार्ज शेयर ऑफ यूथ है वो देखने के लिए मिलेगा।
एम्प्लॉयमेंट के अलावा आप देखिए कि जो एजुकेशन है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, उससे आउट आपको जो लार्जर यूथ पॉपुलेशन है वो देखने के लिए मिलता है। आईएलओ के द्वारा बताया गया कि जो लेबर इनकम है वो यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। इसके अलावा हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो एसडीजी गोल्स हैं, उसके अंदर भी जो स्लो प्रोग्रेस है वो एक रीजन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनोवेशन के बारे में डिस्कस किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन के बारे में। तो आप देखिए कि आपको इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एसडीजी गोल नंबर है वो जरूर से पता होना चाहिए। गोल नंबर कौन सा है एसडीजी की, इसके रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि गोल नंबर 9 है, उसको हमें अचीव करना है 2030 तक। इसके कुछ टारगेट्स भी होंगे यहाँ पे। तो गोल नंबर 9 है जो किसके रिगार्डिंग में है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से। तो 3I का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे आप देखिए कि जो ग्लोबल शेयर है इनकम एंड लेबर एंड इनकम के रिगार्डिंग में, तो उसके अंदर भी जो डिक्लाइन है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट है जो आईएलओ का, उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के ही पर्सपेक्टिव से है, हिमाचल प्रदेश कब क्रिएट हुआ था स्टूडेंट्स। आप देखिए कि पंजाब को जब मास्टर तारा सिंह का लीडरशिप के अंदर मूवमेंट चलता है, कौन सा मूवमेंट है, पंजाबी सूबा मूवमेंट है। हरियाणा स्टेट है वो बनाया गया, यूनाइटेड पंजाब से हरियाणा है उसको अलग किया गया, हरियाणा स्टेट बना दिया गया। जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स हैं उनका देखिए कि यूनियन टेरिटरी है उसको बनाया गया था, फिर उसको 1971 के समय स्टेट का जो स्टेटस है वो दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश का जो असेंबली है उनके द्वारा एक बिल है उसको प्रपोज किया गया है। बिल बेसिकली प्रपोज इस तरीके से किया गया है कि ऐसे पर्सन्स जिनके द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे डिफेक्टर के रूप से उनका जो पोजीशन है वो देखने के लिए मिलेगा, तो उनको जो पेंशन है उसको डिनाई करने के रिगार्डिंग में बताया गया है। अब ये डिफेक्टर कहाँ पे मेंशन है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके थ्रू आपको 10th शेड्यूल के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके द्वारा एंटी पार्टी एक्टिविटी को कैरी आउट किया जाता है तो आपको डिफेक्ट है वो कर दिया जाएगा। पार्टी के द्वारा जो गाइडलाइंस को इश्यू किया गया है वो आपके द्वारा अगर नहीं मानी जाती हैं, पार्टी के विप के द्वारा फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जो बताया गया है, तो अभी यहाँ पे आपको जो डिफेक्शन का जो आपके ऊपर डिफेक्शन है उसका रेजोल्यूशन चलाया जा सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि अगर आप जिस सिंबल के ऊपर आपने इलेक्शन है वो कंटेस्ट किया है, आप दूसरे सिंबल के जो पार्टीज हैं उनसे जाके आप मिलते हो, उसके अंदर में अपना जो मेंबरशिप है उसको सिक्योर करते हो, तो वहाँ पे भी आपको एंटी डिफेक्शन लॉ है वो देखने के लिए मिलेगा। क्या स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के द्वारा किसी पार्टी को ज्वाइन किया जाए तो एंटी डिफेक्शन लॉ वहाँ पे अप्लाई है, बिल्कुल अप्लाई है स्टूडेंट्स। इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन किया जा सकता है। क्या नॉमिनेटेड पर्सन के द्वारा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। तो आप देखिए कि 6 मंथ का जो समय है वो दिया जाता है नॉमिनेटेड मेंबर्स को। 6 मंथ के बाद में अगर आपके द्वारा पार्टी को ज्वाइन किया जाता है तो आपको वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार के अंदर में, आप देखिए कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बार न्यूज के अंदर में है। किस कंपनी के द्वारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसको बनाया जाएगा, तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, और आप देखिए यहाँ पे हमने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में डिस्कस किया, क्यों ये लॉ है वो लाया गया था स्टूडेंट्स। उससे अर्लियर फेज के अंदर में आपको आया राम गया राम का जो एक पॉलिटिक्स है वो देखने के लिए मिलता है। एक पर्सन है, उनके नेम के अंदर जो राम है जो वर्ड हुआ करता था, तो आप देखिए कि उनके द्वारा एक डे के अंदर में जो सुबह शाम जो पार्टी है वो चेंज किया गया था। हरियाणा के उस समय जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हुआ करते थे राव वीरेंद्र के द्वारा बेसिकली ये स्टेटमेंट है वो दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में कि राम आया राम चला गया, राम आया है और राम अब चला गया है उनके अलाइंस से बाहर। तो आया राम गया राम जो पॉलिटिक्स है, ये जो फ्रेज है पॉलिटिकल फ्रेज, वो आपको वहाँ से देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार के बारे में है स्टूडेंट्स, अंडमान एंड निकोबार का एक आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नाम का जो कंपनी है, जो कॉरपोरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि ये जो कॉरपोरेशन है 1988 के समय कंपनीज एक्ट के थ्रू ये सेटअप हुआ था। इनका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पोर्ट ब्लेयर के अंदर में, जो अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली इनको आप देखिए कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इनको 72,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो दिया गया है, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिया गया है ग्रेट निकोबार के पर्सपेक्टिव से।
और इसके अलावा ग्रेट निकोबार के अलावा आप देखिए कि जो सदर्न पार्ट ऑफ आइलैंड है अंडमान का, वहाँ पे भी इनके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट किया जाएगा, जिसके अंदर ट्रांसशिपमेंट है, पोर्ट का जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है उसको डेवलप किया जाएगा। पोर्ट का जो डेवलपमेंट है ट्रांसशिपमेंट के रिगार्डिंग में स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है ये पोर्ट। सेकेंड, अगर हम बात करें ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है उसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, मीन कम्प्लीटली जो न्यू लैंड है उसको अक्वायर करते हुए एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, ग्रीन फील्ड जो एयरपोर्ट है उसको भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ टाउनशिप हैं जहाँ पे सोलार एंड गैस के जो पावर प्लांट्स हैं उनका सेटअप किया जाएगा। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो दिया गया है इस कॉरपोरेशन को, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस कॉरपोरेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग में इनका जो वर्क डोमेन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। इनके जो डोमेन्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। और अगर हम बात करें इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में, तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि वहाँ पे जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसके प्रोटेक्शन के लिए वो इम्पोर्टेंट है। लेदरबैक जो टर्टल्स हैं वो उसी एरिया के अंदर पाए जाते हैं। लेदरबैक टर्टल्स के अलावा अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है वो एरिया, कुछ हमारी इंडिजीनियस जो कम्युनिटी हैं, पीवीटीजी जो कम्युनिटी हैं वो भी वहाँ पे पाई जाती हैं। और टेक्निक आप देखिए कि अर्थक्वेक के पर्सपेक्टिव से जो टेक्निकली एक्टिव जोन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो बेसिकली कॉरपोरेशन है जिनको प्रोजेक्ट है वो अलोकेट किया गया है, इनको ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी नहीं है, इनका जो डोमेन एरिया है वो भी डिफरेंट है। तो उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस है। लास्ट टाइम जब हमने अंडमान एंड निकोबार को डिस्कस किया था तो आपको वहाँ पे जो डंकन पास है उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो वो सब आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अगर बताया है तो सही है, नहीं आप जो डंकन पास है, 10 डिग्री जो चैनल है, ओस्टिन जो स्ट्रेट है, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के ही पर्सपेक्टिव से है, मैरिज का जो एज है वो उनके द्वारा इंक्रीज किया गया। अब आप देखिए कि मैरिज का जो एज है वो इंक्रीज तो किया गया है, बट आपको मैरिज एंड डाइवोर्स टॉपिक है, जो मैरिज एंड डाइवोर्स का जो टॉपिक है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किस लिस्ट के अंदर में मैरिज एंड डाइवोर्स का जो टॉपिक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जो हमारा कंकरेंट लिस्ट है उसके अंदर में जो मैरिज एंड डाइवोर्स का जो टॉपिक है वो है। बट आप देखिए कि सेंटर के द्वारा अगर लॉ बनाया जाता है इन जो कंकरेंट लिस्ट के जो टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग में, तो सेंटर का जो लॉ है वो आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसका जो ओवरराइडिंग जो पावर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रेजेंट समय में हिमाचल प्रदेश का जो लेजिस्लेचर है उनके द्वारा ये जो रिफॉर्म है वो लाया गया कि जो हमारा जो चाइल्ड जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके थ्रू आप देखिए कि उसके क्लोज के अंदर में अमेंड किया गया है कि कोई भी पर्सन है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, अगर उनका एज है 21 से कम है तो उसको एज ए चाइल्ड के रूप से डिक्लेयर किया गया है। और 21 यहाँ पे एक यूनिफॉर्म जो मैरिज का एज है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जब हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी जो 21 एज है उसको किया गया था, तो काफ़ी सारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा उसको अपोज किया गया था 21 का जो एज है। आप देखिए कि 21 एज बेसिकली काफ़ी सारे इसमें फैक्टर्स हैं। जया जेटली जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, कौन सा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था स्टूडेंट? जया जेटली कमेटी है, उसी की रिकमेंडेशन के बाद में इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में डिस्कस किया गया था। प्रेजेंट समय में हिमाचल प्रदेश स्टेट के द्वारा अपने पर्सपेक्टिव से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कंकरेंट लिस्ट के बारे में देखा तो आपको यहाँ पे आर्टिकल 254 के बारे में भी पता होना चाहिए। आर्टिकल 254 क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अगर कंकरेंट लिस्ट के वो टॉपिक्स जहाँ पे सेंटर के द्वारा जो कानून है वो बनाया गया है और उनके रिगार्डिंग में उनके द्वारा जो लॉ है वो फ्रेम किया जाता है, तो प्रेसिडेंट को यहाँ पे जो लॉ है वो रेफर किया जाएगा, लॉ को यहाँ पे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रेफर किया जाएगा। अगर प्रेसिडेंट के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे उस लॉ के रिगार्डिंग में जो असेंट है वो दे दिया जाता है, लॉ के रिगार्डिंग में जो असेंट है वो दे दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, जो स्टेट है जैसे कि हिमाचल प्रदेश के इस लॉ को अगर असेंट है वो दे दिया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट का जो टेरिटरी है वहाँ पे ये जो स्टेट का जो कानून है, स्टेट का जो लॉ है वो आपको इम्प्लीमेंटेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टेट लॉ के द्वारा सेंट्रल लॉ को यहाँ पे टेक ओवर किया जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश का 21 का जो मैरिज एज है उसके बारे में है। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा
इसको अपोज किया जाता है, काफ़ी सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा भी अपोज किया जाता है। और आप देखिए कि वोटिंग का जो एज है हमारे कंट्री के अंदर में, जो वोट डालने का जो एज है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको 29 से रिड्यूस करके 18 ईयर है वो कर दिया गया था। अब यहाँ पे 21 एज है जो मैरिज का किया गया है। तो आप देखिए कि वोटिंग भी कंट्री के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो इसके रिगार्डिंग में भी हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर में जो वॉइस है वो रेज हो। जो मैरिज का एज 21 है जो लाइफ के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है। और आप यहाँ पे देखिए कि आपको वोट करना है अपने बेसिक जो थिंग्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में। आपका एक रिप्रेजेंटेटिव है उसको आप इलेक्ट करते हो स्टेट लेजिस्लेचर के पर्सपेक्टिव से, ग्रास रूट लेवल के अंदर जो थर्ड टायर जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसके पर्सपेक्टिव से, और आप देखिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिगार्डिंग में। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है। तो उसके भी एज का जो क्राइटेरिया है उसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो रेज हो सकते हैं आने वाले समय के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि सब क्लासिफिकेशन के बारे में है। उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया का जो ग्रोथ का जो फोरकास्ट है उसको रेज किया गया है उसके बारे में। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको यहाँ पे रेज किया गया। आप देखिए कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा तो रेज ही किया गया है, उससे पहले IMF एंड एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है, IMF एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनके द्वारा भी रेज किया गया था। यहाँ पे कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जिसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है उसको रेज किया गया है, जैसे कि जो ग्लोबल ट्रेड है इंडिया का, जिस तरीके से आप देखिए कि जोग्राफिकल एरिया है, जिस तरीके का प्रेजेंस है, बट ग्लोबल ट्रेड के अंदर में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है, उसके रिगार्डिंग में भी कंसर्न्स हैं। पेंडेमिक जो प्री पेंडेमिक लेवल है उसको हमें किस तरीके से अचीव किया जाएगा, प्राइवेट कंजप्शन है उसको किस तरीके से इंक्रीज करना है जिससे कि डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो। जो प्रेजेंट समय में आपको रूरल एरियाज़ के अंदर में जो वीक डिमांड है वो देखने के लिए मिलता है, तो उसके बूस्ट के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन है। अगर हम ग्लोबल स्पेयर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि ग्लोबल स्पेयर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है कि चाइना के द्वारा जो लेबर इंटेंसिव मार्केट है उससे स्पेस है उसको वैकेंट किया गया। तो इंडिया को उस पोजीशन को फिल करने का ज़रूरत है प्रेजेंट समय में। अगर एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी सही है इंडिया के यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि अपॉर्चुनिटी बताया गया लेबर मार्केट के अंदर अपने प्रेजेंस के रिगार्डिंग में। सेकंड यहाँ पे जो ग्लोबल ट्रेड शेयर है उसके रिगार्डिंग में इंडिया का जिस तरीके का इकोनॉमी का साइज है उसके रिगार्डिंग में इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड के अंदर जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज करने का ज़रूरत है। फॉरेन ट्रेड जो कंट्रीब्यूशन है, फॉरेन ट्रेड का जो फॉरेन ट्रेड नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो FID फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड आसियान के साथ में आप देखिए कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे भी बताया गया, कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द सब क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग में एडिटोरियल है। रिसेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस के अंदर में आप देखिए कि हमारा जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं उसके रिगार्डिंग में भी जो सब क्लासिफिकेशन है उसको यहाँ पे बताया गया था। केस के बारे में अगर हम डिस्कस करें, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेज देविंदर सिंह एंड अदर्स का ये केस है जिसके अंदर सोशल प्रूडेंस है, और आप देखिए कि जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कशन है। सब क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आप देखिए कि OBC जो कम्युनिटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग में भी जो सब क्लासिफिकेशन है वो आप देखते हो पंजाब एंड हरियाणा के एरियाज़ के अंदर में कि OBC जो कम्युनिटीज़ हैं उनको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि आर्टिकल 340 के थ्रू प्रेसिडेंट के द्वारा जस्टिस रोहिणी कमीशन है उसको भी प्रपोज किया गया है कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, इस तरीके से जो टोटल रिजर्वेशन है उसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है अलग अलग कम्युनिटीज़ को, कि जिनको मोर डिमांड है उनको मोर रिजर्वेशन का जो कैटेगरी है उसके अंदर में रखा गया है, जिससे कि सभी कम्युनिटीज़ का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको अचीव किया जा सके। आप देखिए स्टूडेंट्स, अब काफ़ी बार UPSC का भी जो रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग में आप ऑब्जर्व करते होंगे, ये यहाँ पे रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो डिस्कशन है कुछ स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जाम का जो टेक्निक है वो पता है कि आपके जो बेसिक्स है वो आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। जब भी आप न्यूज़पेपर रीड करो, ये बेसिक्स कौन सा स्टेट कब क्रिएट हुआ, ये जो बेसिक्स हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो आप देखिए कि वो बच्चे हैं वो काफ़ी बार आपको लिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट टाइम वो सेलेक्ट होंगे, IRS का जो सीट है उसके थ्रू सर्विस के लिए अलोकेट होगा। सेकंड में आप देखिए कि हो सकता है उनको IPS सेलेक्ट हो।
थर्ड में उनको जो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है या इंडियन फॉरेन सर्विस, अगर उनका जो भी चॉइस है उसको जब तक वो अचीव नहीं करेंगे वो आपको लिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन के बारे में है कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, उनके जो पहले वाली जो जनरेशन्स हैं उनके द्वारा अचीव किया गया। बट आप देखिए स्टिल आपको कुछ ऐसी जनरेशन्स देखने के लिए मिलती हैं जो जिनको यहाँ पे रिजर्वेशन का जो कैटेगरी है उसके अंदर भी है और उनको बेनिफिट भी नहीं है, कुछ बेनिफिट भी नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सब क्लासिफिकेशन है उसको यहाँ पे क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, सब क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटीज है जिनके द्वारा डिमांड किया जाता है, जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में वाल्मीकि कम्युनिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। बिहार के अंदर में आप देखिए कि आपको यहाँ पे मुसर नाम का एक कम्युनिटी है वो भी वहाँ पे पाया जाता है। मुसर कम्युनिटी है जो कम्प्लीटली उनका जो फीडिंग सिस्टम है, जो फूड है, वो आप देखिए कि काफ़ी सारी ऐसी एंशिएंट समय का जो टेक्निक्स है उसके ऊपर वो डिपेंड है फूड की रिगार्डिंग में। तो इस तरीके से आपको जो मुसर कम्युनिटी है वो बिहार के अंदर देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि मेदिगाज नाम का एक कम्युनिटी है जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ पे इलेक्शन के दौरान में भी हमारे पीएम सर के द्वारा प्रोमिस किया गया था कि उनको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, किस तरीके से यहाँ पे जो सब क्लासिफिकेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर ये सब क्लासिफिकेशन के बारे में था जिससे कि सभी लोगों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको अचीव किया जा सके। सपोज कीजिए कोई कैटेगरी है, शेड्यूल ट्राइब का कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट का जो कैटेगरी है, जो भी कम्युनिटीज़ इसके अंदर में आती हैं, ओबीसी का जो कैटेगरी, उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको अचीव करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेल्थ के रिगार्डिंग में है, हेल्थ के अंदर में आप देखिए कि सेंट्रल जो स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है कि कुछ हमारी जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है उसका जो बर्डन है वो आपको स्टेट्स के ऊपर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि स्टेट्स का इंस्टीट्यूशन जो क्रिएट किए जाते हैं उनको किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके से उनको कैरी आउट करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट का है। यहाँ पे हेल्थ आउटकम्स के अंदर में जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं जिसमें आप देखिए कि स्टेट का जो सब्सटेंशियल पार्ट है कोस्ट के रिगार्डिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से। पीएम जो यहाँ पे प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा मिशन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है उसके बारे में भी डिस्कशन है। 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो फाइनेंस का जो अलोकेशन है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है उसका जो आपको जो कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके इम्प्लीमेंटेशन का जो स्टेट के ऊपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल पार्ट है, वो सब आपको नहीं पता होना चाहिए। एग्जाम में इस तरीके से डिटेल के अंदर क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आप देखिए अगर आप एक टेक्निकल कोई पॉइंट है उसको अगर यहाँ पे लिख दोगे आंसर के अंदर में तो उससे आपके जो मोर मार्क्स है वो आप नहीं फेच कर पाओगे। मोर मार्क्स आपको जो जर्नलिस्टिक अप्रोच है उसी को फॉलो करना है। सेकेंड हमारा जो एडिटोरियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, वाटर रिलीज के बारे में, कावेरी रिवर का जो वाटर डिस्प्यूट है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि कावेरी के बारे में बेसिक हम डिस्कस करते हैं। कावेरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ करता है, ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, ताल कावेरी नाम की जगह है ब्रह्मगिरी हिल्स के अंदर में, कर्नाटका के वहाँ पे। केरल भी यहाँ पे एक पार्टी है इस कावेरी वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि कावेरी का कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं, कावेरी की कुछ सहायक नदी है, उनका जो फ्लो है वो आपको केरल के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। बट कावेरी जो मेन रिवर है उसका जो कोर्स है, उसका जो एरिया है वो केरल के थ्रू फ्लो है वो नहीं करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कावेरी रिवर है वो सदर्न पार्ट के अंदर में है, तो आप देखिए कि हाफ जो रिवर का जो कोर्स है वो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू जो पानी है वो रिसीव करता है। हाफ जो कोस्ट है हमारा अक्टूबर के समय जो रिट्रेटिंग मानसून है, जो लौटता हुआ मानसून है, जब बे ऑफ बंगाल से अपना जो यहाँ पे मॉइस्चर को गेन करता है, और हमारा जो कोरामंडल कोस्ट है जो आंध्र प्रदेश एंड जो पुडुचेरी एंड तेलंगाना का एरिया है, वहाँ पे जो बारिश है वो आपको नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू, रिट्रेटिंग मानसून के थ्रू अक्टूबर नवंबर के समय देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि रिवर का जो कोर्स है हाफ डिफरेंट मानसून के थ्रू, हाफ है जो डिफरेंट मानसून के थ्रू जो पानी है वो रिसीव करता है। इसका जो लोकल नेम है वो पोनी के नाम से इसको जाना करते हैं, लोकल इसका जो नेम है वो पोनी के नाम से हुआ करता है। कावेरी के बारे में आपको यहाँ पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया। इसके जो पानी का जो डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि 2007 के समय में
कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल के द्वारा जो जजमेंट है वो दिया गया था, उसके अंदर उसके बाद में पार्टीज के द्वारा जो स्पेशल लीव पेटिशन का जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 136 के थ्रू में, उसके थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 के समय जजमेंट है उसको डिलीवर किया गया। अगर हम कावेरी के पर्सपेक्टिव से ही डिस्कस करें तो आप देखिए कि वाटर के रिगार्डिंग में काफ़ी बार जो वॉइस है उनको रेज किया जाता है। जो तमिलनाडु के द्वारा कहा गया कि कम पानी है वो रिलीज किया गया है। कर्नाटका के द्वारा काफ़ी बार एक मेकेदातु नाम का जो प्रोजेक्ट है उसको भी प्रपोज किया गया है बेंगलोर का जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके रिगार्डिंग में। अभी साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू काफ़ी ज़्यादा जो पानी है वो रिसीव हुआ है, तो उसी के बारे में डिस्कशन है कि अभी कोई प्रेजेंट समय में वाटर रिलीज के रिगार्डिंग में कोई भी आपको जो डिस्कशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक स्टेट है उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके रिगार्डिंग में कुछ कहा गया है कि जो प्रेजेंट एरा है वो फ्यूडल का एरा नहीं है, कि इस तरीके से जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा डिसीजन लिया जाए। जो स्टेट का जो सिविल सर्विस बोर्ड है उनके द्वारा एक पर्सन है उनके यहाँ पे ट्रांसफ़र के बारे में नहीं डिस्कस किया गया था, पर चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो ट्रांसफ़र है वो किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट है वो दिया गया है। अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पर्सन है उनको ट्रांसफ़र जो फॉरेस्ट सर्विस के वो पर्सन हैं और उनका आप देखिए कि जो ट्रांसफ़र है वो किया गया है राजाजी जो नेशनल पार्क का एरिया है, राजाजी जो नेशनल पार्क का एरिया है वहाँ से जिम कॉर्बेट के वहाँ पे, या हो सकता है जिम कॉर्बेट के वहाँ से राजाजी के वहाँ पे किया गया हो। एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये इन्फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एक तो सिविल सर्विस बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि स्टेट के अंदर में जो सिविल सर्विस बोर्ड है, स्टेट के अंदर जो सिविल सर्विस बोर्ड है उसको किसके द्वारा हेड किया जाता है। क्या चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा सिविल सर्विस बोर्ड को हेड किया जाता है? तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर से बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजाजी नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, तो आप देखिए कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका अर्लियर फेज के अंदर जो नेम है वो डिफरेंट हुआ करता था। एक रिवर है रामगंगा नाम का जो नदी है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से फ्लो किया करता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, और आप देखिए कि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पे आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग में हाईएस्ट नंबर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पूजा खेड़कर का जो केस है, IAS ऑफिसर थे पहले के समय में, आप देखिए कि बाद में इनका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल किया गया। इनके द्वारा एक कैटेगरी के अंदर होते हुए उस कैटेगरी के जो अटेम्प्ट्स है वो कंप्लीट होने के बाद में डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है उसको यूज किया गया। और स्टूडेंट्स इस तरीके से इनका जो केस है वो सामने आया। उसके बाद में एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस तरीके से नहीं आपको शो करने चाहिए। जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप वैलिड वे में यूज कीजिए, जिससे कि कोई भी आने वाले समय में जो प्रॉब्लम है वो ना क्रिएट हो। और नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट समय में UPSC है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इस तरीके के जब से केसेज हैं वो सामने आए हैं, तो आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से जो एक बार रिव्यू करना है कि वो सही हैं या गलत हैं, और बेसिकली आप देखिए कि अच्छे से ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यूज करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिवाजी महाराज के बारे में है, छत्रपति शिवाजी का जो मूर्ति है, जो स्कल्पचर है वो लगाया गया था। आप देखिए वो कोलैप्स होने के बाद में जो स्कल्पचर है जिनके द्वारा उसको बनाया गया था उसको अरेस्ट किया गया है। छत्रपति शिवाजी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। वागनख एक इंस्ट्रूमेंट है, उनके द्वारा यूज किया गया था, एक टूल। एक पर्सन है अफजल खान, उनके असैसिनेशन के रिगार्डिंग में वागनख को यूज किया गया शिवाजी महाराज के द्वारा। और आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में जो हमारे लोकमान्य तिलक हैं उनके द्वारा फ्रीडम मूवमेंट के समय उसको यूज किया गया था। अब आपके लिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि शिवाजी महाराज के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, 1974 के समय रायगढ़ से वहाँ पे उनका कोरोनेशन होता है। अब आपको क्या बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में कि किस मुगल जो एम्परर है उसके ये कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। जो शिवाजी महाराज हैं वो पावर के अंदर जब हैं तो किस मुगल एम्परर के कंटेम्प्रेरी हैं। सॉरी 1974 नहीं है स्टूडेंट्स, ये 1674 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखिए गुजरात के अंदर हैवी रेनफॉल के बारे में है। असेसमेंट किया जाएगा क्यों रेनफॉल की वजह से क्या लॉस हुआ, किस तरीके से इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, उन सभी के बारे में। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर में ये मिशन आपको देखने के लिए मिलेगा।
90% प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्कस किया गया है यूएस एंड ताइवान के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। ताइवान का लोकेशन आप एक बार ज़रूर से देख लेना, आपको उसका जो लोकेशन है, ताइवान एंड हांगकांग का जो लोकेशन है वो ज़रूर से देख लेना एक बार। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि इजिप्ट के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा तुर्की के वहाँ पे विजिट किया गया है। इजिप्ट के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा तुर्की के वहाँ पे विजिट किया गया। इजिप्ट का जो सनाई पेनिनसुला है वो आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, सपोज कीजिए यहाँ पे सनाई पेनिनसुला है, यहाँ पे आपको जो गल्फ ऑफ अकाबा है वो देखने के लिए मिलेगा, ये रेड सी का एरिया है। और आप देखिए कि जो सनाई पेनिनसुला है या साइनाई पेनिनसुला है, इसी के थ्रू में आपको जो सुएज कैनाल का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि यहाँ पे जो इजराइल है वो सिचुएटेड है, सपोज कीजिए इजराइल है, ये गाजा स्ट्रिप है। गाजा स्ट्रिप का जो सदर्न पार्ट है इसी साइनाई पेनिनसुला के साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है। तीन जो एरियाज हैं, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट या वेस्टर्न पार्ट है, ये इजराइल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बट सदर्न जो पार्ट है, जो रफा बॉर्डर का जो पार्ट है, आप देखिए कि वहाँ पे जो कंट्रोल है वो आपको इजिप्ट का जो फोर्सेज है उनका देखने के लिए मिलता है। इजराइल के द्वारा जो साइनाई पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला है, उसको अनेक्स भी कर लिया गया था, बाद में उसको रिटर्न कर दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो ये सुएज कैनाल के बारे में था। तो आप देखिए कि इंडिया के द्वारा G20 की मीटिंग के दौरान में, लास्ट ईयर G20 की मीटिंग के दौरान में, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको लॉन्च किया गया था। तो आप देखिए कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या था, कि हमारे जो मिडिल ईस्ट के जो अरब स्टेट्स हैं उनके थ्रू इंडिया सी रूट के थ्रू कनेक्ट होगा। बाद में ये जो लैंड एरिया है इजराइल का, यहाँ पे सिचुएटेड है पोर्ट ऑफ हैप्पा। हैप्पा नाम का जो पोर्ट है, हैप्पा नाम का एक सिटी भी है जो इंडियन पर्सनस के द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया गया था, इंडियन सोल्जर्स के द्वारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय में। तो यहाँ तक लैंड रूट से कनेक्टिविटी रहेगा। लैंड रूट से कनेक्टिविटी के बाद में आप देखिए कि मेडिटेरियन सी के थ्रू सी रूट से इसका कनेक्टिविटी रहेगा। और सी और लैंड रूट का बेसिकली ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। जॉर्जिया के वहाँ पे शूटिंग का इंसिडेंट सामने आया है। जॉर्जिया का जो लोकेशन है काफ़ी बार हमने डिस्कस किया था पिछले कुछ दिनों पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइजीरिया के बारे में है, नाइजीरिया के वहाँ पे एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है बोको हरम, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है बोको हरम, उनके द्वारा अटैक किया गया है, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वहाँ पे दो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक बोको हरम है, एक अल शबाब है, एक बोको हरम है, एक अल शबाब है, और एक आप देखिए कि M23 है, एक M23 है, कि मार्च 23 का जो दिन है उस दिन उनके द्वारा कुछ डेट है वो डिसाइड किया गया था, 23 जो 2023 है उसके रिगार्डिंग में। तो M23 किस कंट्री के अंदर में है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चाइना के द्वारा अफ्रीकन लीडर्स से मीटिंग किया गया, इसको हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। आप देखिए कि रसिया के द्वारा स्ट्राइक किया गया यूक्रेन के, वहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्राइक एंड काउंटर स्ट्राइक का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे है। तो ये आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन था। सभी टॉपिक्स को आप रीड कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, और जो होमवर्क आपको दिया गया है उसको ज़रूर से बताना। बैटल ऑफ कोहिमा क्या है, जो यहाँ पे जो टेनिस का जो बैटल वहाँ पे लड़ा गया था बैटल ऑफ कोहिमा के ही थ्रू में, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कि बोको हरम तो हमने रीड किया, अल शबाब कहाँ पे अपना वर्क है वो कैरी आउट करता है, किस कंट्री के अंदर इनका प्रेजेंस है, M23 का जो प्रेजेंस है वो कहाँ पे है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।